और दर्द क्योंकि इतना स्लो हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ में हूँ। मुझे आप बताइए उस दिन के बारे में कि जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। फील होने लगा था कि हियरिंग मेरे राइट साइड की कुछ इफेक्ट हो रही है। वहाँ पे हुआ मेरे को भयंकर फ्रस्ट्रेशन। आई वॉज लाइक एंग्री विद एवरीथिंग, एवरीबडी, फैमिली, एवरीवन, कि कोई कुछ नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? चैलेंज आ गया है एंड देन उसमें से जीत करके बाहर करके निकल के आएगा। तो मेरे माइंड में था अच्छा मेरे को ब्रेन ट्यूमर, नॉट स्मॉल, नॉट मीडियम, नॉट लार्ज, नॉट एक्स्ट्रा लार्ज, इट वॉज जाइजेंटिक। टेबल टेनिस की बॉल से थोड़ा सा मेरी अचानक से सांस रुक गई। देन आई थॉट कि ओके मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू गो। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है सफल शर्मा। ही कॉल हिमसेल्फ अ ब्रेन ट्यूमर कंकरर। इसका बहुत सीधा सा मतलब जो आपके नाम से समझ रहे हैं कि उनकी एक जर्नी है, एक हेल्थ इमरजेंसी से वो गुजरे हैं, एक क्राइसिस से वो बाहर निकले हैं। जिस तरह का माइंडसेट इस इंसान का है वो हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। हमें नहीं पता हमारी लाइफ में कब कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी अनसर्टेनिटी, कैसी क्राइसिस हमें देखने मिल जाए, लेकिन हम उनसे कैसे गुजर सकते हैं, किस तरह की इमोशनल स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं, ये पॉडकास्ट आपको देता है। हमने ना सिर्फ उनकी इस जर्नी के बारे में बात किया है, बल्कि हमने ये भी समझा है, सीखा है कि कैसे वो इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ रखते हैं आज की डेट में। सो इस पॉडकास्ट को पूरा अंत तक देखिए और पॉडकास्ट में जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपके लिए तो मुफ्त है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सो सफल, इट्स अ लॉन्ग ड्यू। बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे थे कि हमें पॉडकास्ट करना है साथ में और ये चीज़ है। यू रिमेंबर हाउ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, हम लोग ट्रेन में मिले थे। ट्रेन में मिले थे फर्स्ट टाइम। हाँ। और मे भी शायद मैं अपने कुछ दिखाने के लिए या तो किसी काम से जा रहा था। हाँ एंड देन बातों बातों में वी टॉक्ड अबाउट योर मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ आपका भी इस तरह का काम है पब्लिक स्पीकिंग का। एंड यू टोल्ड अबाउट योर स्टोरीज एंड हाउ यू डिड थिंग्स। एंड मैंने शायद कहीं पर स्क्रॉलिंग के टाइम या ब्राउजिंग के टाइम आई हैड कम अक्रॉस योर एनी ऑफ द रील और ये हाँ, थोड़ा बहुत मैंने जाना हुआ था। आई रिमेंबर्ड दैट। हाँ और क्योंकि मेरा भी पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग मेंटरशिप वगैरह में है, हाँ तो आई शेयर्ड माई स्टोरी। वहाँ पे हमारा क्लिक हुआ, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम ग्वालियर। आप भी ग्वालियर से, मैं भी ग्वालियर से। तो वहीं पर हमारी बात हुई थी एंड यू शोड इंटरेस्ट कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ है। एंड वी टॉक्ड कि उसके बाद करेंगे। एंड टुडे इज द डे। Today is the day and I was reflecting upon this day. I said कि यार कितना लंबे समय से I thought of it many times and I think I've approached you also कि यार करते हैं करके ये चीज़ें हैं। And then also there was some time जब आप busy थे, कुछ ये ऊपर नीचे हुई चीज़ें। And I was thinking of doing a workshop with you, like थोड़ा सा अपन को ट्रेन करें और ऐसे कुछ चीज़ें हो। That didn't happen, like कुछ उसका वर्कआउट नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें। The one thing that I truly see that there is a lot of value in what your life has been, like जैसे आप चीज़ों को अब जिस तरीके से देखते हो, समझते हो, the kind of perspective that you have right now and the kind of person that you have become, तो ये सब बहुत किसी के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। और पर्टिकुलरली मेरे लिए भी मतलब ये चीज़ है कि ये जानना समझना है कि यार लाइफ में जब कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे आप बताइए उस दिन के बारे में कि जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो हाउ वाज दैट डे, लाइक व्हाट हैपेंड दैट डे? ब्रेन ट्यूमर का जब पता चला मतलब उससे पहले की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जिस दिन पता चला तो सरियल सा एक्सपीरियंस था कि MRI कराया था उस दिन। तो MRI में काफ़ी, एक तो पेन ऑलरेडी, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर था तो पेन वगैरह था, मेरे को लेटने पे भी दिक्कत होती थी। तो वो स्पाइन और ब्रेन का वो पूरा MRI होना था, तो 45 मिनट या 1.5 घंटा समथिंग लाइक दैट लगा होगा। तो वो अपने आप में मेरे लिए एक नर्क जैसी स्थिति थी, क्योंकि इतना देर तक स्टिल रहना विद दैट पेनफुल कंडीशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। वो करा के बीच में एक्चुअली वहाँ टेक्नीशियन होता है जो कराता है, तो आया था वो पूछने की कुछ हुआ था क्या पहले। तो बस ठीक, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्यों आया, ये ठीक है करके चले गए। मैं बाहर दोस्त से बात करने लग गया। अच्छा, मेरा ये था कि होगा कुछ, कहीं
चीज़ करा लेते हैं, हमारा ही कुछ निकलेगा नहीं। इससे पहले कि आपको बताऊँ स्टोरी जी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, तो 2014 करीब से 2022 में मेरा ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हुआ है। अभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे जिस दिन मुझे पता चला। 2014 से जब मैं अपना लॉ करके कॉलेज से आया, एंड लॉ करते टाइम भी मतलब मेरा फील होने लगा था कि हियरिंग मेरे राइट साइड की कुछ अफेक्ट हो रही है। ओके। थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत महसूस होने लगी थी, एंड जानने की कोशिश की। बॉडी में पेन्स वगैरह भी महसूस हो रहे थे कि अलॉन्ग द स्पाइंस समवेयर, कभी कंधे में या कुछ बैक में कुछ फील होने लगा था। आकर के 2-3 ईयर्स में एक ENT में भी दिखाया या डिफरेंट जगह पे जानने की कोशिश की, आंसर नहीं मिला। पेरेंट्स मेरे डॉक्टर हैं दोनों, तो सारी कोशिश होने के बाद भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों है। और 2014 में जब मैं दिल्ली में मैंने किया है लॉ, वहाँ से ग्वालियर वापस आ रहा था। उस समय जिम वगैरह काफ़ी करता था, तो आई थॉट कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, वो बहुत पावरफुल हूँ। तो मैं 35 किलो का बैग पूरा बुक्स का उठा करके ले आया। तो यहाँ पे मेरे कंधे पे वो स्प्रेन या कुछ झटका वगैरह लग गया होगा। तो उसका जो प्रॉब्लम हुआ, तो आई थॉट कि ये जो मेरे को पेन्स वगैरह कुछ हो रहे हैं, या मेरा जो हियरिंग का लॉस है, या कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, वो शायद इस वजह से है कि कुछ दब गया है नर्व, या कुछ मसल पुल इस तरह की हो गई है कि आई एम फीलिंग डिफ़िकल्ट। और वो काफ़ी टाइम तक वही चलता रहा। ठीक है, अब 2014 से कहानी स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट उससे कुछ पहले से हो रहा होगा, तो 2014 से मान लेते हैं। अब 14 में आप कॉलेज में थे? कॉलेज से बाहर आया मैं। 14 से आई केम बैक टू कॉलेज। 14 से मेरा ओवर हो गया था। तो आकर के जांच वाच भी की, कुछ पता नहीं चला कि हियरिंग हो गई, कॉन्जेनाइटल होगा, यानी बचपन से ही होगा, ये ऐसा निकल के आया। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो पेन्स हो रहे थे, तो ये लगा कि कंधे से आ रहा है, ठीक है, और कोई रीज़न मिल नहीं रहा था। कंधे से आ रहा होगा, बाकी कहाँ से क्या समझ में नहीं आया। दिखा लिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। दिस केप्ट ऑन गोइंग, हियरिंग और डिटोरिएट हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ नमनेस फील होना स्टार्ट हुई मेरे को इधर, तभी हाँ राइट साइड में। मेरे को बोलने में भी दिक्कत होती थी कि मैं प्रॉपर, अभी ऐसा अभी भी है, मतलब क्योंकि फेशियल पैरालिसिस है, तो वो दिक्कत हो रही थी। फिर धीरे धीरे बैलेंस, लिखने में मेरा हाथ चल नहीं रहा था। अच्छा, ये अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अभी तो मैं कनेक्टेड बता पा रहा हूँ क्योंकि आई नो कि ये क्या था। वहाँ तो ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। लिख नहीं पा रहा था, सोचा था कि शायद कॉन्फिडेंस मेरा कम है किसी कारण। कॉन्फिडेंस कम है तो मैं अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपका ब्लॉक होता है ना, घबराते हो चीज़ों से। तो मे बी मेरा कॉन्फिडेंस कम है, शायद मैं बोल भी इसलिए अटक रहा हूँ कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा। तो वो एक साइकिल टाइप की बन रही थी। ठीक है, ये पेन एंड देन उनमें पेन बढ़ते जा रहे थे कि अलग अलग पेन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब रात को जब मैं सोता था तो जो गद्दा, मुझे लगता था कि इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कान में दर्द हो रहा है या अंदर दर्द फील हो रहा है, बॉडी मतलब नींद प्रॉपर नहीं होती थी मुझे, गद्दा ख़राब है। गद्दा एक दो बार बदला भी, दूसरा लेकर के ये चीज़। और फिर अभी धीरे धीरे सब इंक्रीज़ हो रहा है। फिर मेरे को डिप्लोपिया भी हुआ। व्हाट इज़ दैट? यानी दो दिखना। कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो दो दिख रहे हैं। ओके। ये बेसिकली आईज ना ऐसे मर्ज करती हैं, वो एक बना लेती पिक्चर को। ये इसकी पिक्चर और इसकी पिक्चर मर्ज होकर एक बन जाती है। तो दीज वर नॉट मर्जिंग। ये इस आँख की इमेज और इस आँख की इमेज दोनों अलग अलग बन रही थी। तो एवरीथिंग दैट आई वाज लुकिंग एट वाज टू। ओके, ठीक है, ये चल रहा था। एंड जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था जानने की क्यों हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा था। एज वेल एज ट्राइंग टू फाइट इट बैक, हर एक का काउंटर करने की मैं कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी राइटिंग नहीं हो रही थी तो मैं राइटिंग एक्सरसाइज कर रहा था। सो यू वर नॉट रियलाइजिंग दैट दिस कुड बी अ फिजिकल प्रॉब्लम जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। हाँ, तो यू थॉट कि मैं मैनेज कर ब्रेन सकता ट्यूमर तो हूँ। दूर दूर तक कहीं नहीं है। ओके, नॉट इवन, आप कौन इमेजिन करता है, सही बात है। कौन इमेजिन करता है ब्रेन ट्यूमर का सोचना कि ये चीज़ होगी, कोई कुछ होगी प्रॉब्लम, वो कंधे से चल रहा है। बाकी कनेक्टेड नहीं थी सारी चीज़ें। वहाँ सोचा था कि गद्दे में प्रॉब्लम है, यहाँ सोचा था कंजेनाइटल है। एंड अच्छा, मैंने बाइक चलाता तो बैलेंस की प्रॉब्लम, बाइक चलाने में मेरे को दिक्कत आती थी। तो मैं सोचता था कि मुझे चलानी नहीं आती। आई वॉज़न्ट रियलाइजिंग कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है। बट अर्लियर आप चला पाते थे? हाँ,
अर्लियर चला पाता था, लेकिन तो मतलब ये ऐसे कुछ चेंजेस थे जो पहले आप जो चीज़ें बहुत नॉर्मल थी आपके लिए, फिर बाद में मुश्किल होना शुरू हो गई ये 2014 के आसपास। हाँ 2014 ये जैसे जैसे बढ़ता गया ना, इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। पहले तो अब बोलना तो आसान ही होता है ना किसी के लिए भी, या राइटिंग भी आसान ही है, सोना भी आसान है। आपको लेटने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लेटे उसका मतलब नींद नहीं हो रही आपकी पूरी। एंड इट वॉज वेरी ग्रेजुअल, ये बहुत स्लोली धीरे धीरे 2014 से आप 2022 लगा लो, 8 साल तो यही होगा। एंड देन उससे पहले कब ये स्टार्ट हुआ होगा वी डोंट नो, वहाँ से नोटिस होना स्टार्ट हुआ है। एंड देन कितनी स्पीड उसकी रही होगी, तो वो 2022 तो 19 में ये 1922 अभी कोविड का टाइम भी आया। समझिए आपकी कोविड भी एक चैलेंज था उस समय। आई डिड नॉट न्यू कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये डिप्लोपिया एंड अब ये चीज़ें हाइट में जब आने लगी, दैन उस समय मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हुआ। ओके, ये होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन एक रीजन होता है आपका इंटेस्टाइन का, उसकी सूजन, उसमें अल्सर्स होना, ब्लड आना, तो यू गो टू स्टूल्स एंड वो ब्लड निकलते हैं, वो ऑटो इम्यून या बहुत वैसी डिजीज़ होती है जो ठीक नहीं होती। तो वो हो गया था। आई डोंट नो कि वो इसकी स्ट्रेस की वजह से हुआ या था या जो भी है, उससे भी मैंने फाइट बैक किया कि कोविड और ये सब चीज़ हो रही थी, तो मैं इसका भी इलाज करा रहा था। इसका इलाज करके मैं इससे बाहर आ गया, जो कि होता नहीं है, लेकिन मैंने फाइट बैक करके इसको भी निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इससे मैं फाइट बैक कर रहा था, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। What were doctors saying during that time जब ये अलग अलग चीज़ें हो रही थी? तो जितने लोगों से जानने की कोशिश की तो क्लियर नहीं हुआ। मेजरली हम लोग उसी पे अटके रहे कि ये मेरे शोल्डर की वजह से आ रहा है। ओके, और बाकी चीज़ों से कनेक्ट नहीं, डॉक्टर्स भी उसी पे लाइन थे कि हाँ ये उसी वजह से हो सकता है। हाँ, कनेक्ट नहीं किया वो डॉट्स को। ये सारे जो मैं अलग चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कंसिडर ही नहीं की। देख तो यही रहे थे कि पेन्स और ये जो चीज़ें आ रही हैं, वो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, वो नहीं दिया। और दर्द क्योंकि इतना स्लो हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ में हूँ। आपको धीरे धीरे अगर 1 ग्राम आपका ऐड करूँ बॉडी पीठ पे, फिर एक हर दिन करता जाऊँ, तो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप एक दिन 10 किलो का वेट उठा रहे हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्योंकि आपको आदत हो गई है उसकी। तो वो धीरे धीरे हो रही थी एंड मैं उसको उसके लिए लगातार काउंटर करता जा रहा था एंड आई वाज फाइटिंग बैक। बट और साथ में इसके आप समझ लो लाइफ क्या होगी कि आई वाज नॉट एबल टू डू द थिंग्स दैट आई शुड हैव डन। एक मेरी एज का व्यक्ति जो अपना कैरियर बिल्ड या लाइफ को बिल्ड कर रहा होना चाहिए, वो इन सारी चीज़ों में उलझा हुआ था, इन्हीं फाइटिंग में वो था। बट वो होते होते 2022 तक फिर ऐसी कंडीशन होने लगी कि इट वॉज गोइंग बियॉन्ड, लाइक मुझे लगने लगा कि मैं उठूँगा कि नहीं उठूँगा सो के। एंड इसमें ये भी बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक और बताता हूँ जैसे जैसे याद आ रही हैं कि ब्लाइंडनेस होती थी शूटिंग। अब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ना डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि पेन अलग ही टाइप का होता है, वो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मस्कुलर पेन या अदर पेन। तो जैसे मैं बातचीत ही अभी कर रहा हूँ ना, या मेरा क्लाइंट बैठा है तो उससे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से मेरे को शूटिंग वो होगा एंड आई वुड बी लाइक ब्लास्ट, और मैं बैठा हूँ लेकिन वो ब्लाइंडनेस एक वाइट चकाचौंध सा हो जाएगा मेरे लिए एंड देन आई विल कम बैक ओके, फिर बात ही कर रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, फिर भी मैं शूट आउट हूँ। अब इस बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। ये चीज़ हुई थी मेरे को याद है कि 2022 में 29 जून को जो मेरा लास्ट क्लाइंट था, वो उससे बातचीत हुई एंड वो गई। उसके बाद से जैसे मैं उठा, यूजुअली मैं उठने के बाद मेरे को होता है कि मैं उठा एंड देन इट ब्लास्टेड। वहाँ पे हुआ मेरे को भयंकर फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि यार दिस इज़ नॉट एंडिंग, ख़त्म नहीं हो रही, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इट वॉज लाइक वॉल्केनो इरप्ट हो रहा था धीरे धीरे करके, भड़ास की, यार क्या होगा, मतलब क्या करूँ। आई वॉज लाइक एंग्री विद एवरीथिंग, एवरीबडी, फैमिली, एवरीवन, कि कोई कुछ नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? है तो फर्स्ट फ्लोर पर ही है मेरा ऑफिस, कूदने पर भी हाथ पैर ही टूटते। बट थॉट वो लेवल का पहुँच गया था कि क्या करूँ, मतलब नथिंग इज हैपनिंग, शुड आई जंप आउट। एंड इस डिजीज़ से, इसके कुछ पेन से समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं। डिजीज़ का नाम तो बता दूंगा बाद में। तो ऐसी स्थिति जब हुई उस मोमेंट पे, बिकॉज मैं इस तरह का सोचने वाला व्यक्ति हूँ नहीं, वो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मेरे थॉट आया एंड
यहाँ पे मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग या प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट नॉलेज ने हेल्प की कि आई केम बैक टू थॉट कि सब लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने खुद ने क्या किया. What did you do in that situation? तुमने उस पेन के लिए, ये सारी सिचुएशन के लिए क्या किया है? क्योंकि तुमने तो पेरेंट्स पे डाल दिया, वो डॉक्टर हैं, या तुमने लोगों पे डाल दिया, दे आर टेकिंग केयर. व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? एंड देन राइट देयर आई डिसाइडेड कि अब मैं करूँगा. अब मेरे को किसी पे रिलाई नहीं करना, दुनिया के आखिरी छोर तक जाऊँगा, जो करना है करूँगा, लेकिन आज ऑफिस बंद कर रहा हूँ. इसके बाद या तो ये पेन रहेगा या मैं रहूँगा, दोनों में से. अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा. इसका सॉल्यूशन निकलेगा या सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आई विल बी ऑफ. बट ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये तो ख़त्म, ये तो इट वॉज लाइक रीचिंग द एक्सट्रीम्स. कितना एक्सट्रीम था अभी बता दो. मैं घर पहुंचा, मैंने सीधे अनाउंस कर दिया कि ऑफिस बंद कर रहा हूँ. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, मुझे MRI कराना है, क्योंकि समवेयर MRI माइंड में था. कहीं किसी कंसल्टेशन में MRI की बात उठी थी, तो चलो इसको करा लेते हैं. पहले फर्स्ट स्टेप इसको कराता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे को कहाँ जाना है. मैं जाऊँगा जहाँ जाना है मेरे को, दुनिया के किसी कोने में भी. तो ठीक है, कराते हैं, डेट वेट लेते हैं. क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने कहा कराऊंगा, आप डेट निकाल लो, उस दिन जाके कराना है. डेट वेट निकाली. अब कोई नहीं सोच के गया कि हमारे मतलब ब्रेन ट्यूमर निकलेगा, तो नॉर्मल सा आ जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है. पहुँचे, रात के टाइम था, MRI हो गया. फिर अब ये सिचुएशन पे आ गए हम लोग कि वो टेक्नीशियन ने पूछा था कि कुछ हुआ था क्या. कुछ नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई. ठीक है, मैं जैसे तैसे मैंने करा लिया MRI. मैं बाहर निकला, बाहर जाके मैं अपने दोस्त से बात करने लगा, क्योंकि वो अंदर थे पेरेंट्स. एंड क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उनको थोड़ा एक्सेस मिल जाता है अंदर बाकी डॉक्टर से बात करने का या टेक्नीशियन से बात करने का. तो देवर देयर, मैंने कहा ये लोग बात करके आ जाएंगे, रिपोर्ट्स दे करके. आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड. फिर बात मम्मी आई बाहर. मम्मी ने बुलाया मेरे को कि ओके तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है. शी टोल्ड मी. एंड मेरे लिए बहुत सरियल था. एक तरफ तो ये कह लो कि एक रिलीफ कि फाइनली पता चला कि भाई कुछ है. दूसरा समवेयर ये फीलिंग थी, अभी बहुत डिफरेंट है, कि मेरे को उस तरह की फीलिंग से कनेक्ट किया मैंने, जैसा एक मूवी का हीरो नहीं होता कि लाइफ में बहुत चैलेंज आ गया है एंड देन वो उसमें से जीत करके बाहर करके निकल के आएगा. तो मेरे माइंड में था अच्छा मेरे को ब्रेन ट्यूमर, वो तो होता है ना मूवीज़ में, इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसको कैंसर है, डिस्पाइट दैट वो ज़िंदगी बड़ी मज़े से जी, जैसे कल होना में है, हो में है या आनंद में है, दे लाइक हैप्पी एंड दिस एंड दैट. तो इतनी बड़ी चीज़, अच्छा मैंने उससे आइडेंटिफाई किया अपने को. मतलब इतना बड़ा चैलेंज मिला है. हाँ, तो आई गेट टू डू समथिंग. अच्छा, यहाँ पे भी क्रेजी एक और स्टोरी है कि जो टेक्नीशियंस को उतना नॉलेज नहीं होता जितना डॉक्टर्स को होता है. उन्होंने फर्स्ट थिंग जो मेरे पेरेंट्स से कही टेक्नीशियन ने कि कैंसर है. अच्छा, उनकी तो यू कैन इमेजिन सिट्टी पिट्टी घूम होने वाली बात है. आई वॉज नॉट देयर, बट वो अंदर जो उन्होंने बताया कि ऐसा. फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर टोल्ड देम कि ये श्वानोमा है या एकॉस्टिक न्यूरोमा. एकॉस्टिक मतलब साउंड. तो जो हियरिंग नर्व है, राइट साइड की हियरिंग नर्व, उस पर ट्यूमर बनता है. ओके, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा या श्वानोमा. और ये टिपिकल ब्रेन ट्यूमर नहीं है. ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन का आपका जो है उसके अंदर कुछ बन रहा है. ये ब्रेन से बाहर, थोड़ा बाहर है, कि वो जो नर्व आपकी जा रही है फॉर हियरिंग, उसके ऊपर ट्यूमर बना है. एंड तो उन्होंने बताया, तो एक तो उनको झटका लगा, लेकिन देन इट वाज अ रिलीफ ऑल्सो फॉर देम कि चलो कैंसर नहीं है, इट इज़ नॉन मैलिग्नेंट. बट ब्रेन ट्यूमर वाज अ शॉक फॉर एवरीबडी. नोबडी कुड इमेजिन. मैंने तो, मेरे लिए ईजी था एज कम्पेयर टू आई बिलीव बाकी लोगों ने जिसने भी सुना तो दे वर ऑल सीरियस. घर पे अब आके बताया तो वो भी सीरियस हो गए. तो मेरा रिएक्शन तो सरेल वाला था. फिर बाकी डिटेल्स निकल गए. एंड द ट्यूमर वॉज नॉट स्मॉल, नॉट मीडियम, नॉट लार्ज, नॉट एक्स्ट्रा लार्ज. इट वॉज जाइजेंटिक. ओह, जब टेबल टेनिस की बॉल से थोड़ा सा बड़ा. दिस इज प्रीटी बिग. हाँ, बट आई वॉज लाइक चिल्ड. मैं आकर के घर पे सोया हूँ उस दिन. न्यूज़ सुनने के बाद मैं घर पहुँचा आराम से, चलो निकल गया, अब बाकी लोग देख लेंगे. आंसर आ गया ना, अब वो मैनेज कर लेंगे कहाँ कैसे करना है, कैसे कराना है, मुझे क्या करना है वो मैं देख लूँगा. आई वॉज लाइक, मैं उस दिन भी सोया हूँ.
मतलब और आपके सिम्टम्स जो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स लग रही थी वो वैसे ही मतलब और ज़्यादा होती चलेंगी उस दौरान भी? नहीं, ये 29 जून को डिस्कवर हुआ है। नहीं, 29 को मैंने डिसाइड किया है, 5 जून को डिस्कवर हुआ है, 5 जुलाई को डिस्कवर हुआ है, 12 जुलाई को ऑपरेशन हो गया। अच्छा, वेरी फास्ट। so what happened after the surgery? Your surgery was done and then 5 जुलाई को पता चल गया था, एंड हम लोग डिसाइड किया, वी फाउंड द डॉक्टर, हॉस्पिटल, वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह भेज दी, एंड 10th को हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए, दूसरे शहर के लिए जिस हॉस्पिटल में कराना था। अच्छा डॉक्टर, रिपोर्ट्स वगैरह भेज दी। उनके पास जब गए, मैं और मेरे पेरेंट्स गए थे, कंसल्टेशन रूम है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा उसका बात का वहाँ से बताऊँगी क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्यों मैं ब्रेन ट्यूमर कॉन्करर कहता हूँ अपने आप को, उसका भी एक रीज़न इसके थ्रू क्लियर होगा कि जब मैं कंसल्टेशन रूम में घुसा अपने पेरेंट्स के साथ में, उन डॉक्टर के पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स भेज चुके हैं, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू अपन शेयर कर देते हैं। कोई और नहीं था मेरी एज का, मैं ही था, पेरेंट्स थे, और वो पूछते हैं कि पेशेंट कौन है। मैं सरप्राइज कि यार पेशेंट कौन, मैं ही तो खड़ा हूँ। मैंने कहा मैं हूँ, मैं मन में सोच रहा हूँ मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है, देख लिया, बताया उन्होंने, भर्ती हो गया मैं। एक एक करके पहले कुछ टेस्ट वगैरह करे, फिर भर्ती हो गया मैं। एक एक करके टीम मेंबर्स आते हैं क्योंकि सर्जरी होनी है, तो एनेस्थेटिस्ट या अलग अलग जो है, जो आए लिखे, एंड देन मेरे से कहे कि तुम तो पेशेंट लग ही नहीं रहे। मैं मन में सोच रहा कि पेशेंट ऐसा कोई अलग सा कुछ होता है क्या, कुछ एनी डिफरेंट, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक मेरा फ्रैक्चर भी नहीं हुआ कभी, मैं कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ ही नहीं हूँ। शायद एक बार मेरे को ट्रिप लगी है, आई थिंक वो कोविड के टाइम ही, क्योंकि मेरा ब्लड शुगर बहुत डाउन हो गया था वो वैक्सीन की वजह से, तो बस वहाँ के मेरे को ट्रिप याद है, अदरवाइज ट्रिप भी नहीं लगी। बाकी घर पे मैनेज हो गया, जो भी कुछ टाइफॉइड या कुछ ऐसी डिजीज़ हुई है, तो कभी मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं हूँ, कुछ मैंने देखा ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस। ये दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आई वाज सरप्राइज कि ये ऐसे सवाल क्यों, ऐसा क्या बोल रहे हैं कि मैं पेशेंट नहीं लग रहा, कैसा लगना चाहिए पेशेंट को। तो सो दे न्यू द इंटेंसिटी ऑफ इतना बड़ा ट्यूमर होता है तो क्या हालत इसीलिए उनके लिए हैरानी की बात यही थी ना कि इतने बड़े ब्रेन ट्यूमर के बाद भी ये बंदा सामने सीधा खड़ा हुआ है। जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, वैसे मैं बात कर रहा था उनसे। आप कह नहीं सकते कि ब्रेन ट्यूमर है, या मैं अंदर से कितना फाइट कर रहा हूँ, यू विल नॉट नो। मतलब आपसे भी, या मैं किसी से मिला होऊंगा अगर मैं 2022 से पहले, नोबडी कैन टेल यू। इसीलिए सबके लिए शौक था जब वो जाना जिन्होंने कि मेरे को था। ओनली आई न्यू कि मैं खड़ा कैसे था, तो खड़े होने में मेरी कितनी ताकत लग रही थी, ओनली आई न्यू, बट आई वाज स्टैंडिंग। मेरे लिए एक एक कदम रखना भी मेरी बहुत ताकत लगती थी, बट आई वाज नॉट रियलाइजिंग। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू, बट समहाउ आप यू वर गैदरिंग करेज और आप कर रहे थे वो सब चीज़। मैं कर रहा था, सोच रहा था नॉर्मल ही है ये, बिकॉज इट वाज सो स्लो। अच्छा, मतलब इट इज मोर लाइक जो जो पीछे से चलता आ रहा था वो इतना धीरे धीरे करके मैं साथ में उसका, क्योंकि फाइट बैक करते 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 वो मैं भी स्ट्रांग होता जा रहा था। ओके, मैं अपनी हिम्मत के साथ वो चलता जा रहा था उसके साथ, चीज़ों के साथ। लेकिन वो सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम होती जा रही थी कि वो ख़राब होता जा रहा था, तो उन लोगों के लिए भी सरप्राइज था। और जब सर्जरी हो गई 12 तारीख को, सर्जरी के बाद में इमीडिएटली बाद में आई रियलाइज्ड कि लेटना कितना अच्छा होता है, ईजी होता है, लेटना कितना आरामदायक होता है। मतलब आई कैन जस्ट लाई डाउन एंड कोई पेन नहीं है। मैं तो सोचा था, यू हैड थ्रू आउट दीज मेनी आई यूज्ड टू बिलीव कि लाइफ इज पेन समवेयर, वो सबकॉन्शियस में मैं पेन को नॉर्मल समझता था बहुत हद तक। क्योंकि मैंने कितना ज़्यादा डेली बेसिस पे उससे डील कर ही रहे हो। मेरी प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट, मेरे पास बुक्स का भंडार हो गया था कि मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइट दिस थिंग्स, आई वाज डिस्कवरिंग कि एक्सरसाइज करूँ, वो एक्सरसाइज करूँ, ये डिस्कवरी लगातार। एक बुक मैंने पढ़ी थी ब्रेथ करके, ब्रेथ है, और बुक है, हाँ, एक ऑक्सीजन एडवांटेज करके किताब है, वो मैं पढ़ रहा था उस समय। एंड ब्रेथ में समवेयर इट इज मेंशन्ड कि पर मिनट आपकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 12 to 16 होनी चाहिए नॉर्मल इंडिविजुअल की। ये पहले की, कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरा आया था 5 ब्रेथ पर मिनट। एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं योगा वगैरह करता हूँ, तो योगीज वगैरह की होती है 4 मिनट,
वो तो 4 ब्रेथ पर मिनट, और वो तो रोक भी लेते हैं अपनी, या 1-2 तक भी ले आ सकते हैं। तो मैं योगा कर रहा हूँ, शायद मे भी 5 तक पहुँच, इतना भारी तो नहीं करता हूँ, उतना मैं कोई योगी तो हूँ नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो कर रहा हूँ, तो शायद उस वजह से जब ये ब्रेन ट्यूमर का समझ में आ गया, ये ब्रेन ट्यूमर है, देन रियलाइज कि ये जो ब्रेन ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था, इट वॉज पुशिंग इनटू द ब्रीदिंग सेंटर। वो रप्चर करके वो ब्रीदिंग सेंटर, इट्स लाइक वो तो सबसे डेलिकेट चीज़ होती है, वो तो उस पर प्रेशर हो गया तो फिर आप खत्म हो, आपका वो सेंटर है। इट वॉज प्रेशरिंग दैट प्लेस, जिसकी वजह से मेरी ऑक्सीजन, मतलब मेरी ब्रीदिंग कम हो गई थी, मैं ऑक्सीजन भी कम ले रहा था। ओके। और इसका भी मैं काउंटर, अब ये मुझे पता नहीं हो रही है, बट मैं एसेंशियलिज्म किताब पढ़ रहा था उस समय, जब ये स्ट्रगल चल रही थी। तो आई हैड बिकम वेरी फोकस्ड कि मेरे को कम से कम चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, सिंपल कुछ अपनी चीज़ों पे फोकस रखूँ और उतने भी काम चलाऊँ। तो आई वॉज लाइक डूइंग कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद दीज थिंग्स। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ओके, लेटना इतना आसान है, लाइफ इतना आसान है, मूवमेंट इतना आसान है, गाड़ी चलाना इतना आसान है। क्योंकि आफ्टर सर्जरी आपको ये सारे सिम्टम्स जो है वो हो क्या रहा था कि वो ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से शायद उसका कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो ब्लॉक होता है, और ब्लॉक होने की वजह से जो फ्लूइड है वो भरने लगता है, तो इट बिकम्स प्रेशराइज्ड। ओके। अंदर से वो प्रेशर, आंखें भी थोड़ी बाहर, वो आंखें प्रेशर आ रहा था ना, उसी का था, वो प्रेशर से बाहर आ रहा था, चीज़ें प्रेशराइज थी अंदर। तो इट वाज इनसाइड आउट पेन, वो इसीलिए वो फैल रहा था पेन। जैसे मैं आपको अगर सपोज कि पानी भर दूँ आपके शरीर में, तो आप आगे झुकोगे तो भी आपको पेन महसूस होगा ना, आपको फटोगे, आप फट ना जाओगे इसे, तो बिकॉज इट वाज स्कल तो वैसे भी मतलब ये तो एक्सपैंड हो नहीं सकता, बट वो प्रेशर अंदर बिल्ड हो रहा था, इसलिए वो सारी चीज़ें कि मैं पैर भी रख रहा हूँ तो धम्म सा अंदर, मतलब इट वाज फीलिंग लाइक दैट। तो ये से कि जैसे सर्जरी हुआ और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदल गई, द पेन वाज गॉन, पूरी रिकवरी में व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट जो आपने एक्सपीरियंस करे अपने ट्रीटमेंट और रिकवरी के दौरान? ट्रीटमेंट के दौरान लोएस्ट, वो जो आईसीयू में था ना मैं, इट वाज लाइक हेल, मतलब वो मेरे लिए नर्क था। इट वाज द लोएस्ट पॉइंट, द वीकेस्ट आई हैव एवर फेल्ट इन माई लाइफ, कंप्लीट हेल्पलेसनेस, मतलब हेल्पलेसनेस उस लेवल की मैंने कभी महसूस नहीं की है। जैसे कि आप, मतलब आप सिर, आपका सर्जरी हुई है, आप खा नहीं पा रहे हो, अब ये अफेक्ट है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स, ये मुझे लग रहा था कि पूरा सूजा हुआ है, हालांकि वो नमनेस थी ओनली, पट्टी वट्टी बंधी हुई है, आपके सब वो तार वगैरह लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चुभा हुआ है, वो सब चीज़ें। आसपास जो लोग हैं दे आर ऑल्सो इन पेन, आपसे मिलने वाला सिर्फ वो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, क्योंकि आईसीयू है। एक लेडी थी सामने, शी यूज्ड टू अब्यूज़, वो गालियाँ देती थी। अच्छा, जो ड्रग्स चल रहे हैं वो दे आर नॉट मेकिंग यू फील गुड, अंदर से भी इरिटेशन, एजिटेशन आपको फील हो, वो ड्रग्स की वजह से, कि हर स्मेल आपको ख़राब लग रही है, बीप 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 चल रहा है, इमोशनल डेजर्ट था, इमोशंस नहीं है वहाँ पर। वो जो नर्सेज वगैरह भी थी, इमोशंस, कोई स्माइल कर दे ना, ये मैं बोलना भी चाहूँगा कि लोगों को, अगर मैं बोलता भी हूँ कि इफ़ यू कैन गो टू समबडी हुज इन हॉस्पिटल या कोई ऐसे जैसे आ रहे हैं, आप केवल स्माइल कर दोगे ना, वही उससे खुश हो जाएंगे, उसी से खुश हो जाएंगे। आपको बहुत लड्डू पेड़े या कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्माइल ही उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अरे वाह, दे फील सो हैप्पी विद दैट। तो वो भी नहीं था वहाँ पे ना, तो इमोशनल वो बड़ा बड़ा ड्राई। और उसमें भी अगर आपका नर्स, अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा नहीं था, मेरा जो था नर्स लड़का, तो इट वॉज हॉरिबल वो पूरी सिचुएशन ही। वहाँ तो मैं बहुत कुछ, मेरे कर्म कटे होंगे उधर, तो बहुत कुछ फेस करके आया हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था, बीइंग इन द आईसीयू। हर मतलब मैं उसमें, हाँ, मेरा आदत होता है हर चीज़ में कुछ अच्छा देखने की। तो उस क्राइसिस में भी द मोस्ट इंजॉयबल पार्ट फॉर मी वॉज दैट बैड, बटन दबाया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आई वॉज इन्जॉइंग दैट। It became a game for you. तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस का एक वो था कि हाँ, ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं बताता हूँ कि
सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई थी सुबह 9 बजे, 8:45 समवेयर, एंड 9:30 बजे मैं होश आया था, ठीक है। 10 बजे जैसे जैसे अब होश आते ही वैसे उल्टी वगैरह कड़वा वगैरह हुआ ना, मैंने कोई नहीं चीज़ों को समझा। 10 बजे थे, फिर मैं थोड़ा लेट गया, सोने की कोशिश की। मैंने कहा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। फिर अच्छा, उस समय स्पीच भी सुधार कर रही थी क्योंकि इफ़ेक्ट्स थे, तो मैं उससे पूछा फिर कितना टाइम हो गया, बोले 10-20 हुए हैं। पहले 10 हुए थे, अभी 10-20 हुए। जो मैं मन में सोचा था कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे हो गए, मुझे उस समय लगा शौक कि यार अभी केवल 20 मिनट हुए हैं। अभी तो मेरे को पूरी रात काटनी है। जो मुझे 20 मिनट 4 घंटे जैसे लग रहे हैं, आप हिसाब लगाओ मेरे लिए रात कितनी लंबी होगी। फिर मैंने कहा कि अब तो वो जैसे, क्योंकि अब और कुछ मैं यूजुअली कुछ ना कुछ रखता हूँ अपने साथ, अपना कुछ मे बी बुक पढ़ ली या अपना कुछ करने के लिए या टीवी, समथिंग लाइक दैट। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई नहीं, अब आपको पेन में ही लेटना है। पेन इस हद तक का था कि अब एनेस्थीसिया में यू वुड हैव फेल्ट, अगर एनेस्थीसिया में कभी दांत या कुछ भी कभी एनेस्थीसिया यूज़ हुआ हो, तो जब उसका असर खत्म होता है यू इमीडिएटली फील एक स्पाइक एंड देन वो लोअर डाउन होता है। करेक्ट। तो वो जब हुई चीज़, वहाँ का पेन जो था कि मैं सोचता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर एक बिलीव कि हाँ ये सब भी जो स्ट्रेंथ में ही मैंने की ही चीज़ें काउंटर, तो वहाँ पर मेरा ये धज्जियाँ उड़ गई कि मैं स्ट्रांग हूँ। मैंने कसम खाई हुई थी कि मैं भगवान से पेन कम कर दो, ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन वहाँ पेन ऐसा था कि मेरे अंदर से ये रहा था कि भगवान, मतलब मैं पेन ही पेन, इतना पेन है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आई नीड टू, मतलब पहले मेरा पेन करो, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरी एग्जिस्टेंस ही पेन हो गई है। तो मैंने मतलब वो जो कसम थी कि पेन कम करने का नहीं बोलूँगा, मैंने पेन के अलावा मेरे कुछ है ही नहीं अभी, तो इसको कम करो तब हम बात करेंगे। कि दुश्मन को भी मत देना, किसी को भी इतना पेन नहीं, फेस दैट। तो वो धीरे धीरे फिर वो काम हुआ देना है बस उससे। तो वो दैट वाज दी, एंड वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट और था, बट वो मेरे साथ नहीं हुआ, वो मेरी फैमिली के साथ हुआ। कि जब ये सर्जरी हो रही थी 9 बजे, तो आई वॉज इन द, मैं अंदर चला गया। मैं तो, उन्होंने बोला कि घड़ी बता देंगे तो मैं कब वो देंगे एनेस्थीसिया। उन्होंने हमको धोखा दिया कि उन्होंने कब मेरे को एनेस्थीसिया दे दिया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं आउट, ठीक है, 8:45 बजे मैं घड़ी देख रहा हूँ और लाइक आई एम आउट। अब मुझे कुछ नहीं पता। अब उनकी कहानी स्टार्ट हो रही फैमिली की। अच्छा, फैमिली में पापा मम्मी और मेरे बड़े भाई, दादा जिनको बोलता हूँ, वो लोग थे वेटिंग रूम में। एंड उन्होंने बता दिया था कि अपडेट देते रहेंगे हर 2 घंटे में, वी लेट यू नो कि कहाँ कैसा सिचुएशन चल रहा है। तो अब 9 बजने स्टार्ट हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, कोई अपडेट नहीं आया। आना चाहिए, चलो थोड़ा लेट हो सकता है। 11:30 बज गए, 12 बज गए, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इतनी मेजर सर्जरी है, किसी से पूछा, बोले 5-6 घंटे में हो जाता है ये। अच्छा, उन्होंने बोला था 9 घंटे का, तो 5-6 घंटे में हो जाता है। 9 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे 2 बजे तक समवेयर अराउंड। बाहर आईसीयू के बाहर गार्ड बैठा था, उसने बोला कि 12 घंटे भी लग जाते हैं। चलो, अलग अलग लोग बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा चीज़ों का। लेकिन 2 घंटे का अपडेट देंगे, वो तो डॉक्टर उन्होंने बोला था, लेकिन अपडेट नहीं आया 2 घंटे का। 11 से 12 हुए, 12 से 1, 1 से 2। अच्छा, 1 ब्लड का उन्होंने बोला हुआ था, 1 ब्लड था उनके पास। 2 से 3 समवेयर 2 या 3 बजे के करीब आया कि 2 ब्लड और चाहिए। ओके, 2 ब्लड का और आप करो। सो ब्लड लॉस, कुछ नहीं पता, नो अपडेट। न्यूज़ क्या 2 घंटे बाद आनी चाहिए थी, यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 11 बजे आनी चाहिए थी, 1 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि 2 ब्लड और चाहिए। इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है। इमेजिन देयर कंडीशन कि 2 ब्लड और चाहिए। अब उनके माइंड में क्या चलेगा, कुछ हो गया क्या, इजी लाइक नो मोर, क्या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा बिगड़ गया है बहुत,
अब वो माइंड तो उस तरह सोचता है, नेगेटिव जाता है उस समय। सबसे पहले तो पेरेंट्स और उनके लिए तो मैं एक फैमिली क्लोजेस्ट पर्सन, वो एक व्यक्ति चला गया तो उनकी फैमिली में एक स्पेस क्रिएट, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। 3 बजे वो ये 2 मिनट के बाद, मतलब उनके लिए तो समवेयर अराउंड 6 बजे उनके पास फिर वो आया न्यूज़ कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और उनका शायद एक मेंबर नहीं आया था टीम का, जिस वजह से वो किसी को भेज नहीं पाए अपडेट देने के लिए बीच में। तो लेकिन 6 बजे जब आया तब उनको रिलीफ मिला। तो समझ लो आप 2-3 घंटे की वो जो टाइम है, इट वॉज दी मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर माई फैमिली। मतलब इतना तो मैंने भी अपने सर्जरी के टाइम पे हो मेरे फिजिकल पेन, मेंटली आई वॉज नॉट अफेक्टेड। मैंने बताया ना कि मैं उस दिन से लेके अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन भी सोया नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ माई मेंटल कंडीशन। फिजिकल पेन वो सब मैंने झेले हैं, उसकी वजह से शायद नहीं सोया हूँगा, बट मेंटली आई वॉज ओके। बट ये जो मेंटल उन्होंने फेस किया, मतलब ये सिचुएशन 3 घंटे की, ब्लड 2 मांगे हैं, वो पता नहीं क्या हुआ है, जिंदा बचा है नहीं बचा। इमेजिनेशन की, आपको इमेजिनेशन तो कहाँ तक कुछ भी कर सकते हो, सही बात। तो पिक्चर्स आती है आपके, वो तो ऐसा स्ट्रेचर पे आएगा कि नो बोर एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सब आएंगी। एंड वो भैया के माइंड में क्या आएगा, कैसे संभालेंगे पेरेंट्स को। एंड वो 3 लोग ही थे, ज़्यादा किसी को बताया नहीं था कि थॉट वाज कि ज़्यादा लोगों को परेशान क्यों करना, करा के आ जाएंगे। एंड भाई अटेंड कर रहे, फ़ोन लगातार फ़ोन आ रहे, जो 1-2 लोगों का जो पता था कि कहाँ पहुँची गाड़ी, क्या हुआ। सो मतलब वो तो आप यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट। करेक्ट। रियल थिंग तो आप जब हो गए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम। लाइक रिसेंटली एक्सपीरियंस विद माय ग्रैंडफादर, तो आई अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता है टू स्टे आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर, यू नो, लाइक इट्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। नियर डेथ का हुआ था, बट उसमें डरने और घबराने का मौका ही नहीं था। जहाँ आपको पता है कि आपको जाके स्टेज पे बोलना है, तो आप डरोगे, डरने का मौका मिलेगा। जहाँ आपको पता ही नहीं कि ऐसा सिचुएशन आने वाली है, आप सीधे खड़े कर दिए हो जाओ वहाँ पर, तो डरने वरने का वहाँ तो मौका ही नहीं होता, वहाँ तो सीधे आप लड़ाई में कूद जाते हो। वो हुआ था मेरा 12 को सर्जरी हुई, 13th की नाइट, 14th की रात के 2 बजे का टाइम था। मेरी अचानक से सांस रुक गई एंड आई वॉज फ्रोजन। एंड यू वर अवेयर? मैं जाग रहा था। ओके। एंड सांस रुक गई, किन रीजंस की वजह से, आई फ्रोज। ठीक है, नर्स था मेरे सामने, एंड आई वॉज सेइंग कि मैं फ्रोजन हूँ, बट बोल तो बाहर नहीं रहा हूँ, बट अंदर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ कर। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, यू आर सिटिंग, मैं बोल रहा हूँ, सुनने की कोशिश करो। मतलब अंदर चल रहा है, आई एम जस्ट फ्रोजन। अब वो मेरी स्टार्ट हो गया, मेरी सांस रुक गई। कुछ कर। अब वो तो सफल क्या हुआ, वो स्टार्ट किया। एंड उतने में वो अंधेरा था, रात के 2 बजे, इट वॉज नाइट टाइम। अब जब सांस रुक गई है तो वो मशीन स्टार्ट हो जाएंगी बीप बीप करना। वो जैसे जैसे वो ऑक्सीजन कम होती जाएगी बॉडी की, या बीपी वगैरह वॉट एवर इज हैपनिंग, तो जैसे वो बीप बीप स्टार्ट हुई तो दौड़ के वो अचानक से टीम वहाँ पे आई। एंड ये नियर डेथ एक्सपीरियंस उससे डिफरेंट है जो यूजुअली पॉपुलर होता है कि आप जहाँ पे दूसरी साइड चले जाते हो, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं लोग, कुछ बोलते हैं। हाँ, जो भी है कि वो एक कुछ मोमेंट्स के लिए वो सांस वास सब बंद हो गया एंड देन कम बैक आफ्टर दैट। मेरा उस तरह का नहीं था, मेरा आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। उन्होंने कोशिश की, और मतलब वो इट वॉज लाइक जाने से जस्ट थोड़ा सा पहले समझ लो। आई डोंट नो कि मैं कितना और स्टे कर पाता। तो जब वो टीम आई, उन्होंने CPR वगैरह दिया, और मैं फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सांस लूँ कोशिश कर, वो भी देर कोशिश कर रहे हैं। एंड पता नहीं इतना फास्ट था, वो कुछ मिनट्स की चीज़ थी कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ सुई लगा रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, आई हैड नो आइडिया। माई ओनली फोकस्ड एक्सट्रीम फोकस कंसंट्रेशन वॉज ऑन ब्रीदिंग। अगर आप उस समय कोई मेरी टांग काट देता आरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी की सारी चेतना, सारा कंसंट्रेशन, सारा बल इस बात पे लगा हुआ था कि मैं सांस ले सकूं। तो आई हैड नो आइडिया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की एंड देन इट सीम्ड लाइक दे गिव अप। वो हट गए, करने के बाद वो हट गए एंड मेरी सांस नहीं आई थी।
मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आई वाज लाइक दिस ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ को ऐसे ऐसे बड़ी हिम्मत से हिला रहा हूँ कि ओके, मतलब वही बताने की कोशिश, मैं जिंदा हूँ, अभी कोशिश करो, अभी मैं गया नहीं हूँ, डू समथिंग। और मेरे थॉट्स आ रहे कि अभी टाइम नहीं आया, अभी नहीं जाऊँगा, पकड़े रहूँगा, अभी मैं क्या पकड़े रहूँगा मुझे नहीं पता, पकड़े रहूँगा, फाइटिंग इनसाइड। बट जब उन्होंने वो हट गए ना, देन आई थॉट कि ओके मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू गो। You were seeing all this. हैपनिंग, और मेरे सामने वो जो होता है, अब जो लेटा होता है ना पेशेंट, उसके सामने वो लाइट चमक रही है, एंड देन वो लोग हट गए हैं उधर से। देन आई थॉट कि अब लाइक आई हैव मे बी अब टाइम टू गो। अब वो पेरेंट्स जो हैं वो बगल में होटल में है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, Okay. द होटल। एंड आई वाज थिंकिंग कि अच्छा इतना सब कुछ कराया, सब कुछ हुआ, अब मुझे जाना है। भैया मेरे घर का ध्यान रख रहे थे, ग्वालियर में थे वो, वहाँ पर थे होटल में, एंड दे विल नॉट नो। आई केम टू दिस पीस की ओके, अब जानबूझ के तो नहीं कि अब इफ दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, अगर ऐसा ही होना है, उनको दुख मिलना है, अगर उनके भाग में लिखा है तो अब होगा, व्हाटएवर। और मेरे माइंड में फिर वो चीज़ें चली कि ओके ये चीज़ें रह गई हैं, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आती है माइंड में। आपको ये ईमेल्स वगैरह याद नहीं आएंगे, छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं आने वाली, बट द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट एसेंशियल पीपल विल कम इनटू योर माइंड। क्योंकि ये जो मेरे बिल्कुल ही कनेक्टेड थे लोग, जो एवरीडे लाइफ का हिस्सा थे, वो याद आया। या जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम था जो रह गया था, वो याद आया। एंड जब मैं गिव अप ही कर दिया था, देन अचानक से एक सिस्टर, एक नर्स आई एम सो थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर नर्स, क्योंकि वो पूरे टाइम जब भी उसने ध्यान रखा ना, उसने बहुत सारा पुण्य कमाया है। जितना उसने किया या जितना ऑनेस्टी से शी टुक केयर ऑफ मी, वो उसने एक पाइप मेरे नाक में घुसाई, तो उससे मैं स्टिमुलेट हुआ। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ उससे, या जो भी हुआ। एंड अचानक से देन मुझे आई टुक एयर एंड आई वाज एबल टू एंड ब्रीथ। उन्होंने फिर ऑक्सीजन वगैरह लगाई, देन चीज़ें ठीक हुई हैं। एंड वो उसी समय मैंने फिर पेरेंट्स को बुलाया था। उस समय नहीं आया था, शायद वो सुबह आए थे उस समय, तो तबीयत जो भी कंडीशन में। एंड शायद मदर ने मेरा आपस में शायद वो बात करते हैं, उसमें सुना था कि शायद ऑक्सीजन 30 to 35% तक चली गई थी। ओके। इट वाज कुछ मिनट्स का रहा होगा सिनेरियो। एंड मे बी शायद इस चीज़ ने हेल्प की हो मेरी, कि मैं ऑलरेडी कम ऑक्सीजन में रह रहा था, तो मेरी प्रैक्टिस एक तरह की बनी हुई थी। वो मैंने बताया ना 5 breaths per minute, करेक्ट। उसकी वजह से मेरे ऑलरेडी कम ऑक्सीजन में रहने की आदत थी, तो शायद उस वजह से फाइट बैक कर लिए। तो वो जो सर्जरी से पहले कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रीदिंग की, मतलब 11 तारीख को जब मैं भर्ती हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बाद करेंगे ये एक्सरसाइजेस को वगैरह कर लो, स्पायरोमीटर के थ्रू। तो मैं तो हाल ही कर दी थी वो एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग या जो भी कुछ है। मैंने कहा, तो उन्होंने पूछा कि कल कर दें, मैंने कहा हाँ, जितना जल्दी कर सको उतना, जितना मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। आई वॉज नॉट कि कल करें और बाद में कर देंगे, क्विकली ख़त्म करो, कम से कम टाइम में निकले इससे बाहर। तो मे बी उन चीज़ों ने हेल्प की, या भगवान का आशीर्वाद था। थिंग्स हैपेंड। तो ये कुछ सिनेरियोज थे डिफ़िकल्ट, तो वो ICU वाला ही कहेंगे। एंड चेरी ऑन द केक वॉज दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसको मैं चेरी मानता हूँ, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस मेक्स यू रिच। आपके पास जितने लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, जितने रेयर या अनोखे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपकी रिचनेस बढ़ाते हैं। तो आई बिलीव कि ये एक्सपीरियंस जो है, ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो मेरे को कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव देता है चीज़ों को लेकर के, कि आई एम एबल टू सी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल थिंग्स को लेकर के। लाइक बट हाउ डू यू वर्क इट आउट? लाइक फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्ट हमें दिख रहा है, नहीं होता है चीज़ें। हाँ। आपने कैसे इसको कंक्वर किया? कैसे आप इसको बाईपास कर जाते हो? कैसे आप मुझे ये अफेक्टेड नहीं होते? अफेक्ट क्यों नहीं कर रही? हाँ। अब ये ब्रेन ट्यूमर कॉन्करर, मैं क्यों बोलता हूँ ये चीज़ कॉन्करर, मैं सर्वाइवर यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सर्वाइवर हम यूज़ करते हैं वर्ड, बहुत जगह सुना होगा आपने। कॉन्करर इसलिए कि मैं जीता है, एंड आई वॉज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स फ्रॉम द डे वन, कि मैं उस दिन भी जाकर के सोया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, एंड देन आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस एंड ओके अब ठीक है, अब मैं कॉन्फिडेंस लेकर गया हूँ। तो वो अफेक्ट कभी किया ही नहीं उन चीज़ों ने।
बट क्या माइंडसेट था? हाँ, वो माइंडसेट यही था कि ये जो कॉन्करिंग थी, मैं जब ये स्टोरी, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मोटिवेशन क्योंकि मैं देता हूँ या इंस्पिरेशन देता हूँ, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत मेरे को वो हुआ कि यार सिंपल मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ और मैंने सब चीज़ें फेस कर ली, इसमें कुछ स्टोरी तो बनी नहीं अच्छी, कॉन्करिंग तो कभी हुई नहीं, ठीक है, कॉन्कर वर्ड पोजीशनिंग के लिए अच्छा है, बताने के लिए, एक स्टोरी बताने के लिए, बट तुमने कॉन्कर कहाँ किया? काफ़ी सोचने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कॉन्करिंग मैंने की जब मैं फेल हुआ था, जब मैं अपनी लाइफ में फेल हुआ था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। वहाँ मेरा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड था जो बाकी सारे लोगों का होता है। वहाँ पे जब मेरा क्राइसिस क्रिएट हुआ था और वहाँ से जो मैंने सीखा था, तो आई हैड ऑलरेडी मेड दिस माइंडसेट, जिसकी वजह से मैंने इन चीज़ों को इतना इजीली फेस कर लिया। व्हाट इज दैट माइंडसेट? तो हुआ ये कि जब ये मैं फेल, डॉक्टर बनना चाहता था, पेरेंट्स डॉक्टर है, फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो एक लेगेसी या एक होता है, आप सपने वगैरह देखते हो कि अच्छा अपनी लाइफ ऐसे वगैरह होगी, बट आई कुड नॉट डू इट समहाउ फॉर सम रीजंस। तो वही सब, मिजरेबल, एवरीथिंग सब खत्म हो गया है, डिवास्टेटेड, आई एम अ फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, मेरे दोस्त अच्छा कर रहे हैं, फैमिली में सब अच्छा है, मैं कुछ नहीं, एंड दिस एंड दैट। तो वहाँ पे मैं आई एम लाइक, आई थिंक ब्रेक हो गया था मैं एक तरह से, कंप्लीट कॉन्फिडेंस शैटर्ड, आई वाज शैटर्ड। वहाँ से वो माइंडसेट स्टार्ट हुआ बिल्ड होना, कि क्वेश्चंस माइंड में आए कि या क्या कहूँ, ये सब खत्म हो गया है, तो क्या तुम्हारी लाइफ खत्म है? वहाँ से क्वेश्चन कि क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, क्या करना है? और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। फेलियर इंपॉर्टेंट है क्या, ये सक्सेस इंपॉर्टेंट है? तो ये जो चीज़ है, इज दिस सो इम्पॉर्टेंट? क्या लुक्स ही सब कुछ है? या आपको पिंपल की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी अपनी कमी निकालते हैं, वो मतलब हंसी आती है थोड़ा, अब तो बंद हो गई क्योंकि मेरे लिए जोक पुराना हो गया। इनिशियली मुझे हंसी आई थी, नॉट बिकॉज कि मेरे को उन पे हंसी आई थी, बट वो कंडीशन, इवन मतलब मैं भी अपने आप को पहले वाले वर्जन को देखूं तो आई वुड लाफ एट दैट पर्सन कि कितनी छोटी सी बातों पे मतलब दुखी हो रहा है, इसको तो अभी क्या फेस करना है। तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम आ रही है? और इसके अलावा, बट अगर कोई इंसान है जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो बहुत दुख होगा इन चीज़ों से। हाँ, राइट। और प्रॉब्लम तो शायद हमारी इसी चीज़ में, क्योंकि हम किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं कि यार मैं काम तो कर लूँ, मैं स्टेज पे तो आ जाऊँगा, मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ हंसना मत। हाँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उठो और ताली बजाओ और आपके मन में मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो ये आप इम्पोर्टेंट मान रहे हो। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है? आपने इसको इम्पोर्टेंट माना हुआ है, तो क्वेश्चन आया क्यों माना हुआ है? इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट? जैसे मैंने फेलियर को माना हुआ था, फेलियर सक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी वहाँ में मेरा उदय हो रहा है, आई एम रियलाइजिंग थिंग्स कि जस्ट लाइक एवरीबडी आई कंसिडर फेलियर एंड सक्सेस अलग अलग पायदान पे, कि सक्सेस इज लाइक दिस एंड फेलियर इज लाइक दिस। अच्छा, मैं टॉपर था तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी पता नहीं क्या क्या कर लेगा, वहाँ से बिल्कुल यहाँ आ जाना, बिल्कुल फेलियर। तो मैं इस पेडेस्टल से अब वो जिनको यू लुक डाउन अपॉन, आप नीचे, अरे तो ऐसे ही है, उस कैटेगरी में आ गया था मैं। बट ये माइंडसेट लोगों ने बनाया हुआ था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या वो वाकई में है? क्या वो सच है या केवल आपका भ्रम है? सो लाइक इन सम केस, लेट्स से इफ आई फेल एन एग्जाम, अगर मैं उस फेलियर को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके समझने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो मैं काम कर सकता हूं और शायद मेरे रिजल्ट्स बेटर हों, उसके पूरे चांसेस बनाए जा सकते हैं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है। यू नो, व्हेन आई लुक एट योर केस वेयर यू हैड अ ट्यूमर एंड दैट टू अ वेरी पेनफुल ट्यूमर, उसका जहाँ तक आप पहुँचे हो, और उसके बाद सर्जरी, और उसके बाद भी जो द काइंड ऑफ लाइफ हैज़ चेंज्ड फॉर यू, I feel lot of it is absolutely not in your control. Nothing of this has that, you know, nobody deserves this kind of pain. Nobody deserve to be in this situation जिसमें आप निकले हो जिससे, ठीक है। तो अब आप मतलब जब ऐसी चीज से गुजरते हो, तब फिर आपको क्या मदद करता है? क्या, what do you tell to yourself? मेरे लिए
सफरिंग बुरी चीज़ नहीं है, क्या है फिर? कुछ भी बुरा मैं मानते ही नहीं हूँ। सफरिंग को भी एज अ वे ऑफ ग्रोथ या इवोल्यूशन, मैंने वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड टू माई ब्रदर, जब ये सब घर का माहौल वैसा था ना बिफोर द सर्जरी, मैंने कहा था कि इस चीज़ से भी मैं हीरो मोती लेकर के आऊँगा, आई वुड ब्रिंग ट्रेजर फ्रॉम इट। मैंने अभी बातों में ये भी कहा कि दिस वॉज अ चेरी। लोगों को ये दिख रहा है कि क्या मैंने लूज़ किया है, विच इज़ ऑब्वियस, बट दे आर नॉट एबल टू सी क्या मैंने गेन किया है। हर एक नुकसान के साथ एक फ़ायदा भी होता है, हर एक फ़ायदे के साथ एक नुकसान भी होता है। तो ये चीज़ें आपने देखी कि ये लॉस हुआ है, बट आई गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम फ्रॉम इट ऑल्सो। मैंने लर्न हाउ दैट विजडम हेल्प्स यू नाउ? यही तो लाइफ को बिल्ड करती है कि द वे आई कैन, ये चीज़ को समझ पाना कि एक पेशेंट की लाइफ कैसी होती है, या कोई अगर हॉस्पिटल में है उससे रिलेट कर पाना, टू हैव दैट सॉफ्ट हार्ट। वो तो वैसा नहीं था मेरा सॉफ्ट हार्ट, नाउ आई कैन रिलेट टू दैट लेवल ऑफ, अब मैं स्ट्रेचर पे देखता हूँ तो आई कैन फील दैट थिंग, ये बंदा क्या, दैट कैन मेक मी मोर काइंड टुवर्ड्स पीपल। What is that what would you tell to people who are going through the same thing, or maybe their family members? उनको क्या कहोगे? और कई बार मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से, क्योंकि वो बात तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहोगे कि जो लाइक दे गोइंग थ्रू अ लॉट, नॉट कैंसर या नॉट ब्रेन ट्यूमर, नथिंग ऑफ दैट, लाइक इतना बड़ा कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान है कि यार वो मेरे मन का नहीं हुआ है ना, उसने मुझे ना कह दिया, या मुझे वो डील नहीं मिली, या मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला, या मुझे शायद मेरे लुक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़, व्हाट वुड यू टेल देम? इस सर्जरी से, मतलब इसकी डिस्कवरी से कुछ महीने की पहले की बात है, मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम सबसे बोलते रहते हो कि वट एवर हैपन्स फॉर द गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे कुछ करना चाहिए प्रूव करने के लिए, मे बी आयरन मैन या समथिंग लाइक, कि यार वहाँ की अभी बातें तो कर ली, अब डज इट लाइक होता है कि नहीं होता। एंड देन ये सर्जरी होके आई, ये एपिसोड हुआ, एंड आई वॉज सेम पर्सन जो सर्जरी से पहले था और सर्जरी के बाद। सर्जरी से पहले भी मैं लोगों से क्या बोलता था कि वट एवर हैपन्स फॉर द गुड। अभी भी मैं उसी बात पर अड़ा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है लोगों के लिए समझना, और ये भी समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है जब मैं कहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। तो हर चीज़ जो होती है अच्छे के लिए होती है। अब ये लोगों को किस तरह से आप समझा पाते हो और किस तरह से वो समझें, तो वो समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में एब्सोल्यूट मीनिंग लेकर के नहीं चलती। You assign the meaning. You assign the meaning and things evolve. जैसे कि जो मेरा फेलियर था, उस फेलियर ने मुझे प्रिपेयर कर दिया था आज इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो सपोज मैं डॉक्टर बन जाता, मैं मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत सब कुछ है लाइफ में, एवरीथिंग सेटल्ड, आई वुड नॉट हैव सफर्ड ऑल दोज ईयर्स। ये जो फेलियर वाला पार्ट है, ये छोटा सा स्टोरी नहीं है, इट्स अ बिग स्टोरी, एक लंबा चौड़ा एरिया, बहुत कुछ किया है मैंने, वो कभी नहीं होता। एंड आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सिट विद कॉन्फिडेंस हियर। मैं भी छुपा होता कहीं, या डिप्रेशन की गोली खा रहा होता। उस चीज़ ने मुझे तैयार किया आज के लिए, एंड आज जो हुआ है ये तैयार कर रहा है आगे कुछ जो होने वाला है। तो सिचुएशन को आप उस तरह से एब्सोल्यूट मीनिंग ना दे करके। So you feel that the battle is not over? When is the battle over? Life keeps going and you keep evolving. You keep learning. आप जब तक जीवन जी रहे हो, आपका it's a battle every day.